तो दोस्तों कैसे हो तुम सब लोग। और हम सब ने डीमन स्लेयर में तांजीरो की जर्नी को फॉलो किया है सीजन 1 एपिसोड 1 से। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्या होता अगर तांजीरो सीजन 1 के एपिसोड 1 में गियो से ना मिलके किसी और हाशिरा से मिलता, तो क्या होता उसका आउटकम। क्या ये सभी हाशिरा तांजीरो और नेजुको की कंडीशन को देख के उसको छोड़ देते, या फिर नेजुको का खेल पहले एपिसोड में खत्म हो जाता। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। और हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होने वाला है, तो प्लीज इसको दिल पे मत लेना कोई भी। तो वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पे जो हाशिरा है वो है ओबोनाई द सरपेंट हाशिरा। अब देखो, ओबोनाई के कैरेक्टर के बारे में हम सबको मालूम है कि वो डीमन से कितना नफरत करता है भाई। और ये हमने सीजन 1 में तभी देख लिया था जब वो तांजीरो और नेजुको से पहली बार मिलता है। तो भाई लिटरली उस हाशिरा मीटिंग में ना तांजीरो और नेजुको को बुली किया गया था। और अगर वो पहले एपिसोड में ग्यू के बदले तांजीरो और नेजुको से मिलता, तो विदाउट एनी डाउट वो नेजुको को एज डीमन फॉर्म में देखते ही उसको मार देता, बिना कोई तांजीरो की कोई बात सुने। और डीमन स्लेयर की स्टोरी का उसी टाइम ही एंड हो जाता, क्योंकि तांजीरो ने अपनी फैमिली को तो खोया ही खोया, और यहाँ तक कि अपनी सिस्टर को भी खो दिया, वो भी अपनी आंखों के सामने। और इस स्टोरी लाइन में वो ना ही उरुकोडाकी से मिलता, और जो कि उसे किसी और ब्रीदिंग स्टाइल के बारे में बताते या फिर डीमन स्लेयर के बारे में बताते। और अगर वो अकेले अपनी जर्नी पे निकलता डीमंस को मारने के लिए, तो वो स्टार्टिंग में कमजोर डीमंस को तो मार देता, लेकिन आगे जाके जब उसका सामना किसी स्ट्रॉन्ग डीमन से होगा तो इवेंचुअली तांजीरो इस स्टोरी लाइन में मारा जाता। अब दूसरे नंबर पे जो हाशिरा है वो है सीजन 3 में सबका फेवरेट होगा शायद, वो मोचिरो तोकितो। अब ये तो काफी ज्यादा सिंपल होगा, क्योंकि सीजन 1 में हमने देखा था हाशिरा मीटिंग में मोचिरो तोकितो को। भाई बंदा अपनी दुनिया में मस्त है, उसको कुछ लेना देना नहीं है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। अगर वो पहले एपिसोड में मिलता ना तांजीरो से, तो मेरे अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है उसको लेके, वो नेजुको को डीमन फॉर्म में देखते उसको मार देता, क्योंकि उसके हिसाब से डीमन स्लेयर का एक ही काम है, डीमंस को मारना, बस बात खत्म हो गई इधर ही। और तीसरे नंबर पे जो आती है हाशिरा वो है हम सबकी फेवरेट मित्सुरी द लव हाशिरा। अब इधर चीजें थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, क्योंकि मित्सुरी बहुत ही ज्यादा क्यूट है, बहुत ही ज्यादा स्वीट है। ऑफ कोर्स यार वो लव हाशिरा है, पर वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा डीमन स्लेयर कॉर्प्स में। ये हमने सीजन 3 में देखा है उसको फाइट करते हुए हांटेंगू के साथ। और मित्सुरी उन गिने चुने लोगों में से एक है जिसने नेजुको को एज अ डीमन फॉर्म में उसको एक्सेप्ट कर लिया था। और ये भी हमने सीजन 3 में देखा है जब वो नेजुको के साथ खेल रही होती है। अगर वो पहले एपिसोड में तांजीरो और नेजुको से मिलती, तो मेरे ख्याल से वो इधर इन दोनों भाई बहनों का प्यार देख के वो इमोशनल होकर उन दोनों को छोड़ देती है, और वो समझ जाते कि नेजुको से किसी को कुछ खतरा नहीं है। और इधर तांजीरो गियो का स्टूडेंट नहीं मित्सुरी का स्टूडेंट बनता, और वो वाटर ब्रीदिंग नहीं लव ब्रीदिंग सीखता है स्टोरी लाइन में। और वो लव ब्रीदिंग सीखते हुए सभी डीमंस को मारता आगे जाके। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, तांजीरो इस स्टोरी लाइन में ओरिजिनल स्टोरी लाइन से कमजोर होता, क्योंकि लव ब्रीदिंग बनी है फ्लेम ब्रीदिंग टेक्निक से, और लव ब्रीदिंग सीखने के लिए फ्लेक्सिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मित्सुरी है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, और उसका वेपन बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन तांजीरो के लिए फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा वर्क नहीं करी, क्योंकि उसके लिए फिजिकल स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो अगर आगे जाके किसी स्ट्रांग डीमन से लड़ेगा, तो वो लव ब्रीदिंग से तो उसको मार ही नहीं पाएगा। और इतना ही नहीं, अगर वो सन ब्रीदिंग टेक्निक सीखने की भी कोशिश करेगा, तो भी उसको सीखने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि सन ब्रीदिंग टेक्निक सीखने के लिए फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। तो इस स्टोरी लाइन में भी वो आगे जाके इवेंचुअली मारा ही जाता। अब चौथे नंबर पे जो आती है हाशिरा वो है शिनोबु कोचो द इंसेक्ट हाशिरा। अब स्टार्टिंग में हमें ऐसा दिखाया जाता है शिनोबु के बारे में सीजन 1 में, कि शिनोबु के दिल में भी डीमंस के लिए एक इमोशनल साइड है, जस्ट लाइक तांजीरो। लेकिन जिन्होंने मांगा रीड करी है उनको मालूम होगा कि वो डीमन से कितनी ज्यादा नफरत करती है। और अगर वो पहले एपिसोड में मिलती ना नेजुको और तांजीरो से, तो वो स्टार्टिंग में तो नेजुको को मारने की कोशिश करती, जैसे गियू ने कोशिश करी थी। लेकिन जब आगे जाके वो देखती कि नेजुको डीमन बनने के बावजूद भी अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो समझ जाते कि ये दोनों भाई बहन अलग है, तो वो इन दोनों को अपनी केयर में ले लेती। और इधर तांजीरो वाटर ब्रीदिंग सीखने की बजाय इंसेक्ट ब्रीदिंग सीखता। और भाई ये चीज तो भाई इतनी ज्यादा घटिया होती है ना डीमन स्लेयर में, मतलब इंसेक्ट ब्रीदिंग ना सबसे ज्यादा वीकेस्ट ब्रीदिंग टेक्निक है सारी ब्रीदिंग स्टाइल में इधर। और इस ब्रीदिंग स्टाइल में डीमंस को मारने के लिए उसकी गर्दन नहीं काटनी पड़ती है, उनको पॉइजन देके मारा जाता है। इसलिए तुमने शिनोबु की जो कटाना को देखा होगा, वो भी एक नीडल टाइप की रहती है। और इस स्टोरी लाइन में मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है कि तांजीरो के साथ आगे जाके क्या होगा। जैसे कि सीजन 1 में जब रूई से वो लड़ रहा था, उसको कितना ज्यादा स्ट्रगल हुआ था वाटर ब्रीदिंग सीखने के बावजूद भी। और इस स्टोरी लाइन में अगर वो इंसेक्ट ब्रीदिंग सीखता ना, तो भाई उसका मरना पक्का ही था आगे जाके। और पांचवें नंबर पे आता है हम सबका शायद फेवरेट डीमन स्लेयर होगा ये रेनगोकू द फ्लेम हाशिरा। रेनगोकू के कैरेक्टर के बारे में हम सबको मालूम है, बंदा बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। बंदे ने अकेले अकाजा को संभाल लिया था सुबह तक। ऑल तो अकाजा खेल रहा था, लेकिन फिर भी रेनगोकू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बंदा काफी अच्छे डिसीजन भी ले
सब, वो भी हमने म्यूगन ट्रेन मूवी में देखा था। और अगर वो पहले एपिसोड में मिलता ग्यू के बदले तांजिरो और नेजुको से, तो वो स्टार्टिंग में तो मारने की कोशिश करता, लेकिन अगर तांजिरो किसी तरह रेनगोकू को मनाने में कामयाब हो जाता कि उसकी बहन किसी इंसान को नहीं मारेगी, और अगर जब रेनगोकू भी देख लेता कि उसकी बहन उसको प्रोटेक्ट ही कर रही है, किसी को नहीं मार रही है किसी, तो वो उन दोनों को छोड़ देता और तांजिरो को अपना स्टूडेंट बना लेता। और ये चीज तांजिरो के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती, क्योंकि इधर तांजिरो वाटर ब्रीदिंग सीखने की बजाय फ्लेम ब्रीदिंग सीखता, और इस स्टोरी लाइन में वो ओरिजिनल जो स्टोरी चल रही है उससे ज्यादा स्ट्रांग होता, क्योंकि फ्लेम ब्रीदिंग बनी है सन ब्रीदिंग टेक्निक से। और अगर वो आगे जाके सन ब्रीदिंग टेक्निक सीखने की कोशिश भी करेगा तो उसको काफी ज्यादा आसानी होती है उससे। और जो रुई के साथ उसकी फाइट हुई थी जिसमें उसने इतना स्ट्रगल करा था, इस स्टोरी लाइन में वो इतना स्ट्रगल नहीं करता और वो रुई को अकेले ही मार देता। और इस स्टोरी लाइन का भी बिल्कुल एंड वैसे होता है जैसे ओरिजिनल स्टोरी का हुआ है, मुजान का दी एंड करके। अब जो छठे नंबर पे जो हाशिरा आता है वो है सानी में द विंड हाशिरा। अब भाई तुम सबने गेस कर लिया होगा कि सानी में क्या करता है पहले एपिसोड में, फिर भी मैं बता देता हूँ। अब सानी में ने जो हाशिरा मीटिंग में नेजुको और तांजिरो के साथ किया था, भाई नेजुको को तो लिटरली स्टैब किया था उसने, और वो तो साबित करने में लगा हुआ था कि डीमन और इंसान एक साथ में इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। और उसके पीछे का कारण है उसका जो पास। अब भाई जो उसके छोटे छोटे भाई बहनों को जिसने मारा था वो और कोई नहीं, उसकी अपनी मम्मी थी। तो वो कैसे किसी डीमन पे भरोसा कर लेगा कि ये किसी इंसान को कुछ नहीं करेगी। तो अगर वो पहले एपिसोड में मिलता ना नेजुको से, तो विदाउट एनी डाउट वो नेजुको को डीमन फॉर्म में देखते ही उसका सर उसी टाइम ही धड़ से अलग कर देता, बिना तांजिरो की कोई बात सुने। स्टोरी लाइन में भी तांजिरो का एंड वैसे होता है जैसे ओबुने की स्टोरी में हुआ था, कि ना ही वो उरुकोडाकी से मिलेगा, ना ही उसको किसी ब्रीदिंग चाइल्ड के बारे में मालूम चलेगा, डीमन क्लियर के बारे में मालूम चलेगा, और वो आगे जाके इवेंचुअली मारा ही जाएगा। अब 7वें नंबर पे जो हाशिरा उसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, और वो है टेंगन दी साउंड हाशिरा। अब मेरे ख्याल से तो अगर वो पहले एपिसोड में मिलता नेजुको से तो वो उसे मार देता, क्योंकि ना ही वो ग्यूमी की तरह इमोशनल है, तो आई थिंक वो नेजुको को पहले एपिसोड में मार देता। मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ। खैर अगर तुम्हें इस बारे में क्या लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, क्योंकि इसी चीज को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। बाकी सभी हाशिरा के लिए तो मैं क्लियर हूँ कि ये लोग यही करते हैं, पर टेंगन के लिए मैं क्लियर नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो तुम मेरी मदद करो कमेंट सेक्शन में बता के कि क्या करता है टेंगन। खैर अगला जो आखिरी हाशिरा है वो है इस जनरेशन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा, गियोमे। गियोमे काफी ज्यादा इमोशनल भी है, बंदा काफी ज्यादा मेच्योर भी है उतनी एज की वजह से, क्योंकि 27 साल का है तो। और गियोमे देख नहीं सकता, लेकिन उसकी जो बाकी सारे सेंसेस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो पहले एपिसोड में मिलता ना तांजिरो नेजुको से, तो उसके बाकी सारे सेंसेस हैं वो तुरंत ही पहचान लेते कि नेजुको से किसी को भी कुछ खतरा नहीं है और ये किसी को कुछ भी नुकसान नहीं करेगी, और वो तांजिरो को अपना स्टूडेंट बना लेता। और इधर तांजिरो वाटर ब्रीदिंग स्टाइल सीखने के बजाय स्टोन ब्रीदिंग स्टाइल सीखता। और इस स्टोरी लाइन में भाई वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि स्टोन ब्रीदिंग सीखने के लिए फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जस्ट लाइक सन ब्रीदिंग टेक्निक। और इतना ही नहीं, इसमें इस स्टोरी लाइन में उसके पास जो वेपन होते हैं वो बिल्कुल जैसे गियोमे के पास है, बिल्कुल उसी टाइप के वेपन उसके पास होते हैं। और इस स्टोरी लाइन का भी एंड बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे ओरिजिनल स्टोरी लाइन का एंड हुआ है, मुजान को जान से मार के। खैर ये तो था मेरा ओपिनियन कि अगर तांजिरो पहले एपिसोड में किसी और हाशिरा से मिलता तो स्टोरी का आउटकम कैसा रहता। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है प्लीज अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और भाई मेन चीज मैं बता, इतने सारे लोग वीडियो देखते हो तुम लोग, यार सब्सक्राइब तो कर सकते हो। कब मेरे 100 सब्सक्राइबर होंगे मैं तो ये सोच के बैठा हुआ हूँ। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को, और फटाफट से मेरे 100 सब्सक्राइबर करवाओ। तब तक ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मत में।